बुझाए, ठंडक लाए, सबको भाए जीरा सिप। MTH का जलजीरा जीरा सिप। जीरा सिप, असली रिफ्रेशिंग, असली स्वाद, असली मजा। MTH। नमस्कार, मेरा नाम है विवेक और आप देखना शुरू कर चुके हैं देश का नंबर 1 शो ये भारत की बात है। इसलिए बराबर मैं कहता हूं कि कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए। और आइए खबरों की शुरुआत करने जा रहे हैं और बात करेंगे महायुद्ध की। लेकिन उससे पहले भारत में क्या हो रहा था, क्योंकि आज ईद है। शुभकामनाएं सभी को। लेकिन हुआ क्या, उस तस्वीर की तरफ हम आपको लिए चलते हैं। ईद पर बवाल की जिद, उत्तम नगर दिल्ली की तस्वीरें। यहां पर नमाज को लेकर हिंदू मुस्लिम हो गया। तस्वीरें आपके सामने। इस तस्वीर पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन तस्वीर दर तस्वीर हम आपको दिखाते जाने कि दिल्ली के उत्तम नगर में कुछ ऐसी घटना हुई। इसके बाद की तस्वीर भी हम आपको दिखाने जा रहे हैं। नमाज को लेकर हिंदू मुस्लिम आमने सामने हो गए। दिल्ली के उत्तम नगर से तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। लेकिन बात यही खत्म नहीं हुई। इसके बाद संभल हम आपको दिखा रहे हैं। संभल की तस्वीरें। संभल में ईद पर बरसे हैं पत्थर। जरा इसे भी फुल फ्रेम दिखाइए और दिखाइए कि किस तरीके से पत्थरबाजी हुई है। तो संभल में ईद में पत्थर बरस रहे थे। कहीं से भी मीठी सिवई की खुशबू नहीं आई। लेकिन बागपत के बड़ौत में क्या हुआ, अगली तस्वीर बागपत के बड़ौत से, जहां पर नमाज के बाद जो कब्रिस्तान में घमासान हुआ है उसकी तस्वीरें इस स्क्रीन पर हैं। नमाज के बाद कब्रिस्तान में मारपीट हो जाती है और आपस में ही मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं लड़ पड़ते हैं। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं मथुरा से। और मथुरा में क्या होता है, गोरक्षक की हत्या हो जाती है। फरसा वाले बाबा की हत्या होती है। किसने मारा, कैसे मारा, क्या किस मंशा के साथ हत्या की, ये सारी चीजें अभी जांच की जद में है। लेकिन सड़क पर हंगामा हो रहा है, पत्थरबाजी हो रही है। तो ये 4 तस्वीरें थी, लेकिन हजारों तस्वीरें बाकी हैं। लेकिन आज की जो बड़ी खबर महायुद्ध क्षेत्र से है उसकी तरफ हम आपको लिए जाते हैं, क्योंकि ट्रंप के सीने में खंजर ईरान ने भोंक दिया है। अब चर्चा इस बात की, लेकिन शुरुआत हम करेंगे उन तस्वीरों के जरिए। सबसे पहले आपको दिखाते हैं ये खंजर ट्रंप को लगा, कैसे लगा, कहां लगा। तो महायुद्ध की जो आंच है वो हिंद महासागर तक पहुंच गई। लेकिन ट्रंप के सीने पर खंजर, कौन सा खंजर? पहली बार 4000 किलोमीटर रेंज की जो मिसाइल है इसने अटैक किया है। और कुल मिलाकर खलीफा ने बताया कि हमारा खंजर कहीं भी पहुंच सकता है। ईरान की तरफ से दागी गई है 4000 किलोमीटर रेंज की मिसाइल ने बता दिया है कि अब यूएस भी उसके निशाने पर है और उसकी रेंज में है। ट्रंप के सीने पर खंजर कुछ इस तरीके से वार हुआ कि ट्रंप भी सोच में पड़ गए कि आखिर ईरान की पहुंच कहां है। लेकिन अभी तक जो ईरान जिन मिसाइलों का प्रयोग कर रहा था उससे ज्यादा मारक क्षमता से लैस ईरान है। और देखिए ईरान ने कैसे किस जगह पर वार किया है। हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यूएस ब्रिटिश सैन्य अड्डे पर अटैक किया गया। और 1-2 मिसाइल नहीं बल्कि कई ऐसे मिसाइल हैं जिनका इस्तेमाल आखिरी क्षण में ईरान कर सकता है।
और देखिए ईरान ने क्या किया। ईरान ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए बगदाद में यूएस कैंप विक्ट्री पर हमला कर दिया। चारों तरफ सिर्फ आग ही आग दिखाई देती है। जरा देखिए इस तस्वीर को। तो ईरान अमेरिका का गुरूर तोड़ने के लिए चौतरफा हमले कर रहा है, अमेरिका को ध्वस्त करने के लिए और यह मैसेज देने के लिए पूरी दुनिया में कि ईरान कहीं से भी बैकफुट पर नहीं है। लेकिन सिर्फ अमेरिका हो तो बात हो, अमेरिका के अलावा इजराइल में अटैक हो रहे हैं। ईरानी मिसाइल से बाल बाल लोग बचे। ये देखिए पूरी तस्वीरें हम आपको दिखाएं और इन तस्वीरों में आप देखेंगे किस तरीके से बमबारी शुरू हो गई और कार के डैश कैम में ये अटैक रिकॉर्ड हुआ है। Oh my God! אמא תעצרי! אני עוצרת. कार के डैश कैम में ये रिकॉर्ड हुआ। लेकिन एक एंगल और भी है, उस एंगल की तरफ हम आपको लिए चलते हैं। ये दूसरा एंगल है जब ईरानी मिसाइल से बाल बाल बचे कार सवार यात्री, और ये दूसरा एंगल देखिए किस तरीके से मिसाइल यहां पर अटैक करती है और कार वहां से गुजरती है। फिलहाल ये तस्वीरें काफी अहम है दूसरे एंगल से, लेकिन इसके बाद की तस्वीरें हम आपको लाने जा रहे हैं। क्लस्टर बम जिसके बारे में लोग सुनते हैं कांपते हैं, लेकिन क्लस्टर बम से अटैक हुआ। इजराइल के रिहायशी इलाकों को थर्रा सा दिया गया। तो इजराइल के रिहायशी इलाकों में हमला आप देख पा रहे हैं, लेकिन मीटर और किलोमीटर के दायरे में कौन से इलाके हम आपको दिखा रहे हैं। जो सबसे बड़ा हमला हुआ, तेहरान से मिसाइल चलती है और अटैक होता है डिएगो गार्सिया पर। आप समझिए ये भारत है, श्रीलंका है, और कहां अटैक हो रहा है। हिंद महासागर में युद्ध का अलार्म बज चुका है और दूसरी बार है जब मिसाइल का झटका डिएगो गार्सिया पर लगा। इससे पहले एक बार और हिंद महासागर में अटैक हुआ था। तो हम आपको बता रहे हैं कि ईरान ने 4000 किलोमीटर रेंज की जो मिसाइल है उसे दाग दिया है। इसके अलावा हिंद महासागर में टारगेट पर अमेरिका और ब्रिटेन के सैन्य बेस है। ये टारगेट है डिएगो गार्सिया। डिएगो गार्सिया से सबसे नजदीक कौन है? मालदीव है, और जहां अटैक वहां से मालदीव की दूरी महज 700 किलोमीटर है। लेकिन श्रीलंका की अगर बात कर लें, श्रीलंका को अगर नक्शे पर देखें तो 1700 से 1800 किलोमीटर की उनकी दूरी है। डिएगो गार्सिया से भारत करीब 1796 किलोमीटर की दूरी पर है, यानी दूरी काफी कम है। और ऐसे में सवाल इस बात को लेकर है कि कैसे ये युद्ध कैसे बदल रहा है। रेंज बढ़ती जा रही है ईरान की और अब ये बताया जा रहा है। लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से इस युद्ध को एक धार देने की कोशिश हो रही है और कौन कौन से हथियार इस्तेमाल किए जा रहे हैं। चलिए, ईरान ने पहली बार डिएगो गार्सिया को टारगेट किया है। हिंद महासागर में डिएगो गार्सिया चागोस द्वीप का एक पार्ट है। यह ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी में है। आसपास कोई देश नहीं। मालदीव 700 किलोमीटर है। इस द्वीप पर अमेरिका की जो नौसेना है वो सपोर्ट प्रोवाइड करती है। इसके साथ यहां क्या है? 12,000 फीट का एक लंबा रनवे है जहां B-2 और B-52 जैसे बॉम्बर विमान जो हैं तैनात हैं। अमेरिका ने यहां B-2 बॉम्बर तैनात कर रखे हैं जिनकी संख्या कुल 6 है। इसके अलावा एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए यह सुरक्षित ठिकाना है। युद्ध के दौरान यहां हथियार और मिसाइल स्टॉक में रखा गया। यह इंडियन ओशियन में यूएस का अकेला मजबूत बेस है और इसी द्वीप की वजह से ईरान पर हमले में काफी मदद मिलती है। इराक और अफगानिस्तान से युद्ध में भी द्वीप का इस्तेमाल हुआ। बिना इस बेस के अमेरिका को दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता और इस पर ईरान ने पहली बार हमले की कोशिश की और इसे थर्राने की कोशिश की। चलिए हम आपको बताते हैं कि ये मिसाइल ने वार तो किया, लेकिन इसके पीछे इनसाइड स्टोरी क्या है, उसके लिए रिपोर्ट देखिए। जिस प्लान के साथ ट्रंप ईरान इजराइल युद्ध में कूदे थे, सिर पर कफन बांधे ईरान को तबाह करने की कसम खाए थे, वो 21 दिन में 21 बार बैकफुट पर आ चुके हैं। क्योंकि ईरान बिना थके बिना रुके अकेले शक्तिशाली देशों के सामने सीना ताने खड़ा है और वार ट्रंप के सीने पर कर रहा है। खलीफा ने इस बार अमेरिका की गर्दन मरोड़ने की कोशिश की
उस द्वीप को निशाना बनाया जहां बड़े बड़े देश नहीं पहुंच पाए और 4000 किलोमीटर रेंज की मिसाइल से डिएगो गार्सिया पर सरप्राइज अटैक कर दिया। ट्रंप कह रहे थे हम ईरान को खत्म कर देंगे, ऑपरेशन विंड डाउन करने वाले हैं, लेकिन ईरान ने जवाब दिया हमारी पहुंच अब बहुत दूर तक है। यह सिर्फ डिएगो गार्सिया पर हमला नहीं, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को मैसेज है अब मिसाइल व्हाइट हाउस तक पहुंच सकती है, क्योंकि 2000 से 4000 और अब 10,000 तक की रेंज तय होने वाली है। तो महाजंग की जो आग है वो भड़कती जा रही है, धधकती जा रही है। सवाल इस बात को लेकर है कि और कितना। चलिए हम आपको बता रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध का दायरा तेजी से बढ़ रहा है। महायुद्ध की धधक हिंद महासागर तक पहुंच चुकी है। ईरान ने हिंद महासागर में डिएगो गार्सिया पर मिसाइलें दाग दी, जहां अमेरिका और ब्रिटेन के रणनीतिक सैन्य बेस है। ईरान ने इस बेस पर 2 मध्यम दूरी की मिसाइलें दागी, जो हिंद महासागर में ईरानी युद्धपोत डुबोने का एक बदला है। 4 मार्च को अमेरिकी पनडुब्बी ने आयरिस देना को डुबोया था और अमेरिका के इसी हमले में 85 से ज्यादा लोग मारे गए थे। सबसे बड़ी बात यह कि डिएगो गार्सिया ईरान से 4000 किलोमीटर दूर है और अब तक का यह माना जाता है कि ईरान की मिसाइल रेंज सीमित थी, लेकिन 4000 किलोमीटर दूर हमला करने की कोशिश यह संकेत दे रही है कि तेहरान अब यूरोप में यूएस ठिकानों को निशाना बना सकता है। दावा क्या है यह समझिए। दावा है कि इस हमले में खुर्रम शहर 4 मिसाइल का इस्तेमाल हुआ। अब यह मिसाइल क्या है जरा जानिए। एक लिक्विड फ्यूल वाली मिसाइल है खुर्रम शहर 4, जो 1 टन से ज्यादा वजन का वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। इसमें क्लस्टर हथियार तैनात करने का भी एक विकल्प है और जो डिजाइन है वो पेलोड क्षमता के साथ इसे कनेक्ट करता है, जो कुछ हद तक उत्तर कोरिया से लिया गया है उसके टेम्पलेट के तौर पर। माना जाता है कि इस मिसाइल में पैंतरेबाजी करते हुए दोबारा वायुमंडल में प्रवेश करने की क्षमता है, जिससे इस बीच में रोकना और मुश्किल हो जाता है। इसे रोक नहीं सकते हैं, लेकिन निशाना सीधा होता है, सटीक होता है। तो ये एक इंफॉर्मेशन हम आपको बताएं। तो कुल मिलाकर हम आपको बता रहे हैं कि मेजर समर पारुतुल जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं, वो क्या कह रहे हैं खासकर इस अटैक के बारे में और इस नए प्रयोग के बारे में। जिस तरीके से खबरें आ रही हैं कि ईरान ने 2 मिसाइलें दागी हैं डिएगो गार्सिया टापू पे हमले के लिए, तो एक चीज़ तो तय है कि ये जो पूरा डिज़ाइन है और जिस तरीके से ये मिसाइलें दागी गई हैं, तो जायज़ सी बात है कि इन मिसाइलों की रेंज 2000 किलोमीटर नहीं बल्कि दुगनी है, तो लगभग मतलब 4000 किलोमीटर। तो आप देखें कि कितनी एडवांसमेंट कर ली है ईरान ने। ऊपर से ये जो मिसाइलें दागी हैं, इससे एक चीज़ तो तय है कि ईरान के पास और भी दूरी तक वार करने की क्षमता है। चाइना, रशिया और उत्तर कोरिया, और हम मतलब ये कह सकते हैं कि इनकी कंट्रीब्यूशन के बाद जो ईरान के अंदर एडवांसमेंट आई है रॉकेट्स और रॉकेट टेक्नोलॉजी की और मिसाइल टेक्नोलॉजी की, तो उससे तो एक चीज़ तय है कि ये पीसफुल पर्पस के लिए तो बिल्कुल नहीं था, पर ये एक चिंता का विषय हो चुका है, क्योंकि अब पूरा यूरोप इन मिसाइलों की मार की रेंज में आ चुका है। लेकिन जंग का आगाज हो गया, नए प्रयोग हो रहे हैं, नई मिसाइल, नई रेंज, सब कुछ नया नया है। लेकिन इस बार धमकी किसी और को ईरान ने दे दी है। देखते हैं ट्रंप इस युद्ध में यूरोपीय देशों को घसीट रहे हैं। ब्रिटेन ने अमेरिका को अपने सैन्य ठिकानों के इस्तेमाल की अनुमति दी, जहां से अमेरिका ईरान के मिसाइल ठिकानों पर हमले कर रहा है, खासकर उन ठिकानों पर जो हॉर्मुज में जहाजों को निशाना बना रहे हैं। इससे ईरान गुस्से में है। उन्होंने कहा कि बेस देना मतलब ब्रिटेन भी हमला कर रहा पीछे से। ईरानी विदेश मंत्री अरागची ने ब्रिटेन के पीएम कीर स्टारमर की आलोचना कर दी। उन्होंने कहा कि स्टारमर ब्रिटिश ठिकानों को ईरान के खिलाफ दे रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि इससे ब्रिटिश नागरिकों की जान खतरे में पड़ रही है और साफ साफ कहा ईरान अपने आत्मरक्षा के अधिकार का इस्तेमाल करेगा। ईरान का मानना है कि ब्रिटेन का यह कदम उसे युद्ध में सीधे तौर पर घसीट रहा है। अगर ब्रिटेन पूरी तरह शामिल हो गया तो युद्ध और लंबा और घातक हो सकता है। तो चलिए IRGC क्या कह रहा है इस पर, ईरान की प्रतिक्रिया क्या है, सुनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे दुश्मन अच्छी तरह जानते हैं कि युद्ध का जारी रहना उनके सैन्य ठिकानों की नई तबाही का मतलब है, जो कभी दोबारा नहीं बनाए जा सकेंगे, जिनका फिर कभी पुनः निर्माण नहीं किया जा सकेगा। हम अभी भी मजबूत हैं और मजबूत रहेंगे।
हमारी सेनाएं अभी भी पूरी ताकत के साथ हैं और हम ईरान को कमज़ोर नहीं पड़ने देंगे। अगर वे युद्ध आगे बढ़ाते हैं तो उनके ठिकानों पर ऐसा हमला होगा कि वे कभी उबर नहीं पाएंगे। हमारा जवाब निर्णायक और विनाशकारी होगा। हमारा प्रतिकार बहुत मजबूत और पूरी तरह दुश्मन को नष्ट करने वाला होगा। तो ईरान की धमकी आप सुन पा रहे हैं, लेकिन ईरान जितनी धमकियां दे रहा है, अमेरिका उतनी ही तेजी से वार भी कर रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ट्रंप बौखला गए इन धमकियों के बाद। ईरान के सैन्य ठिकानों पर अब अटैक अमेरिका ने शुरू कर दिया है और धमाकों की गूंज और धुएं दिख रहे हैं। धमाके आप सुन पा रहे हैं इधर ईरान के नतांज में, क्योंकि यह दावा है ईरान के नतांज में भी अटैक किया गया उस सेंटर पर जो परमाणु केंद्र माना जाता है, और एक बार फिर वहां पर अटैक होता है और धरती हिल जाती है। आप देख पा रहे हैं कि अमेरिका और इजराइल किस तरीके से बॉम्बार्डिंग कर रहे हैं, लेकिन ईरान में बमबारी से पीछे नहीं है। इजराइल की तरफ से भी अटैक हो रहे हैं और एक के बाद एक मिसाइलें गिरती जा रही हैं और चारों तरफ धमाके दर धमाके। लेकिन ईरानी मिसाइलों ने कहीं और अटैक किया है, ईरान में ही। जरा उसकी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। यहां पर तस्वीर आप देखिए ईरान में क्या हो रहा है। ईरान में एयरबेस पर इजराइल ने हमला कर दिया और यह हमला बहुत ही विध्वंसक था। जैसे जैसे युद्ध के दिन बीत रहे हैं, धमाके बड़े हो रहे हैं, मिसाइलें बड़ी हो रही हैं, अब ये इशारा ये कर रहा है कि कहीं ये परमाणु हमला की तरफ तो नहीं जा रहा। आपको दिखा रहे हैं मिडिल ईस्ट की जंग विनाशक और भीषण हो चुकी है। इस बार अमेरिका इजराइल ने घातक हमला कर दिया। ईरान के सबसे सुरक्षित और सबसे संवेदनशील माने जाने वाले नतांज परमाणु केंद्र पर इस बार भीषण हमला हुआ है। हमले की तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि जोरदार धमाका होता है और इसकी गूंज ईरान में दूर दराज के इलाकों तक सुनी जाती है। माना जा रहा है कि परमाणु साइट को बहुत नुकसान हुआ है। हालांकि परमाणु रेडिएशन के रिसाव की अब तक पुष्टि नहीं हुई है, यानी परमाणु कचरा फैलने जैसा जो सबसे बड़ा डर था वो फिलहाल तो हट गया, लेकिन ईरानी अधिकारी अलर्ट पर हैं। दरअसल नतांज परमाणु केंद्र दुश्मनों के लिए हमेशा से टारगेट पर रहा। 2025 से अब तक इस साइट को कई बार निशाना बनाया जा चुका है और हमले में हर बार यहां के ढांचे और मशीनों को नुकसान पहुंचता है। लेकिन गनीमत है कि अब तक रेडिएशन नहीं फैला। हालांकि एक्सपर्ट्स बताते हैं कि परमाणु साइट पर हमला घातक हो सकता है। रेडिएशन के रिसाव से आम लोगों की मौतें हो सकती हैं। रेडिएशन में आने वाले लोगों की किडनियां डैमेज हो सकती हैं। केमिकल पॉइजनिंग से मौत हो सकती है, तो यह बताया जा रहा है। हालांकि अभी राहत की खबर है कि ऐसा कोई रेडिएशन या फिर इसकी कोई सूचना नहीं है। कर्नल टीपी त्यागी क्या कह रहे हैं, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं, सुनते हैं। इजराइल और अमेरिका ने ईरान के नतांज न्यूक्लियर साइट के ऊपर अटैक किया। अटैक से इंटरनली वहां पर रेडियो एक्टिव रेडिएशन फैल गया, लेकिन ये इंटरनली था और वहां के कंटेमिनेंट सिस्टम्स को कंट्रोल कर लिया गया, वो रेडिएशन बाहर नहीं आया। इस बात की पुष्टि IAEA यानी कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी और ईरान की मीडिया ने भी कर दी। लेकिन जो अमेरिका ने अटैक किया था वो सेंट्रीफ्यूज के पावर सिस्टम पर अटैक किया था। सेंट्रीफ्यूजिस जो असलियत में यूरेनियम के डिफरेंट आइसोटोप्स को अलग अलग करने में काम आते हैं डेंसिटी के बेसिस पर, यानी कि जो यूरेनियम का एनरिचमेंट करते हैं उनका वहां होना और चालू होना इस बात का सबूत है कि ईरान अभी भी चोरी छुपे एटम बम बनाने पे लगा हुआ है। तो परमाणु हमले के बाद ईरान बौखला गया है, ईरान गुस्से में है, वो भी इजराइल पर अटैक कर रहा है। तस्वीरें सामने आ गई ईरान किस तरीके से इजराइल पर अटैक कर रहा है, और ये रिहायशी इलाका है, यानी जहां लोग रहते हैं वहां निशाना बनाया है अब ईरान ने। हमले के बाद यहां आप देखिए कि भगदड़ मची हुई है, लोग इधर उधर भाग रहे हैं। धुएं से डर लग रहा है क्योंकि हमला बहुत तेज था।
तो इजराइल के जेरूशलम में क्या होता है? इजराइल के जेरूशलम में भी मिसाइल अटैक होता है। दो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। उन दो तस्वीरों में जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे ये अटैक बढ़ते जा रहे हैं। इजराइल के जेरूशलम में मिसाइल अटैक से तबाही मची है। और चलिए इसके बाद तस्वीर जेरूशलम ओल्ड सिटी की हम दिखा रहे हैं। जेरूशलम ओल्ड सिटी की ये तस्वीर है। ईरानी मिसाइल से इजराइल पर एक बड़ा हमला, और हमले के बाद एक बड़ा इलाका, बड़ा क्षेत्रफल इससे प्रभावित होता है। तो ईरानी मिसाइलें ने जब गरजना जब शुरू किया तो उन्होंने F-35 को भी निशाना बनाया, और F-35 को जब निशाना बनाया तो उसे बचने का मौका नहीं दिया। ईरानी मिसाइल अटैक कुछ इस तरीके से अमेरिका को जवाब दिया। तो सवाल है कि अमेरिका इतनी बॉम्बार्डिंग कर रहा है, क्या उसे कुछ नुकसान भी हुआ? इसका आकलन भी हम करते हैं। ईरान के साथ युद्ध अमेरिका के लिए बहुत ही महंगा पड़ रहा है। ईरानी मिसाइल अब तक कई F-35 का शिकार कर चुकी है। एक F-35 फाइटर जेट की जो कीमत है वो 700 करोड़ रुपए है, और ऐसे 4 से 5 अमेरिकी F-35 फाइटर जेट ईरान अब तक गिरा चुका है। यूएस को सबसे बड़ा नुकसान जॉर्डन के हवाई ठिकाने पर हुआ, जहां थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया गया। थर्ड डिफेंस सिस्टम की जो कीमत है वो करीब $485 मिलियन है। वहीं ईरानी हमले से कई अमेरिकी सैन्य ठिकाने तबाह हो गए। बुनियादी जो ढांचा है उस पर $300 अरब का यहां नुकसान अमेरिका को होता है, और ये 3 ठिकाने कुवैत में अली अल सलीम, कतर में भी होता है, और सऊदी अरब में प्रिंस सुल्तान बेस है जो तबाह हो चुका है। रिपोर्ट्स क्या कहती है? रिपोर्ट्स कहती है कि युद्ध के पहले 2 हफ्तों में मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ईरान के हमलों से $800 मिलियन यानी लगभग 7,523 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। वहीं ईरान पर हमले में अमेरिका के 13 सैनिक मारे जा चुके हैं, और कुल मिलाकर अभी खर्चे के मामले में जो युद्ध में जो खर्चा हुआ है उसमें अव्वल नंबर पर ट्रंप है, और इसकी भरपाई कौन करेगा उन्हें भी पता नहीं। कर्नल शैलेंद्र सिंह जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं वो क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि अगर कोई लड़ाई होगी तो नुकसान होगा। बड़ी कंट्री है यूएस, बड़ी पावर है, बड़ा नुकसान भी होगा, लेकिन साथ ही साथ ये भी जिम्मेदारी से कहा जा सकता है कि शायद वो इस तरह का पैसों का नुकसान बहुत ले सह ले अपने आप में। ज्यादा बड़ा नुकसान पैसे का है या इज्जत का? मुझे लगता है इज्जत सबसे ज्यादा महंगी पड़ेगी, और यूएस देख रहा है कि उसका जो इज्जत से रिलेटेड जनाजा उठा है वो बहुत बड़ा है। इसकी किसी कंट्री को सेफ्टी और सिक्योरिटी ही नहीं दे पा रहा, तो ये जो छतरी खोली थी कि मैं सेफ्टी दे दूंगा, मेरे पैट्रियट मिसाइल, मेरे थर्ड, मेरा बेस, अब ये सब रिव्यू में है। यूएस इज सफरिंग फॉर अ वेरी बिग लॉस। पब्लिक उनकी अपनी खिलाफ, उनकी सेनेट उनके खिलाफ, वो उनका कैबिनेट उनके खिलाफ, पूरी दुनिया उनके खिलाफ, नेटो उनके खिलाफ, यूरोपियन यूनियन उनके खिलाफ, वर्ल्ड ऑर्डर उनके खिलाफ। इससे बड़ा लॉस शायद यूएस को कभी जिंदगी में नहीं मिला होगा। तो अब तक आप मिसाइलों के धमाके देख रहे थे, शहरों को तबाह होते देख रहे थे, लेकिन अब वो प्लान हम बताने वाले हैं कि आखिर अमेरिका के दिलो दिमाग में क्या चल रहा है। तो अमेरिका का कब्जा वाला प्लान सामने आ चुका है। चलिए अब तस्वीर दर तस्वीर जरा समझने की कोशिश कीजिए कि अमेरिका खरगद्वीप पर हमला होता है और कैसे ईरान के खरगद्वीप पर हमला किया गया था। तस्वीरें चंद रोज पहले की हैं, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि प्लान में कब्जा कहां करना है उसकी झलक देखी जा सकती है, समझी जा सकती है। तो ये खरगद्वीप की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, और अगर इस पर कब्जा हो गया तो समझिए कि ईरान पर कब्जा हो गया, और ये प्लान है अमेरिका का, साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। और ईरान की अर्थव्यवस्था जिसकी मजबूत रीढ़ है उसे तोड़ देने का प्लान अमेरिका कर चुका है। तो पूरी स्क्रिप्ट तैयार है, तेल भंडार यहीं पर है, और कुल मिलाकर अब जो मरीन कमांडो हैं अमेरिका के
उनकी तैनाती भी सुनिश्चित कर दी गई है, यानी कि प्लान रेडी है, स्क्रिप्ट रेडी है, मरीन जो कमांडो हैं वो भी रेडी है और एक बड़े एक्शन की अब तैयारी है। जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ रहा है, अमेरिका आक्रामक होता जा रहा है। खबर है कि अमेरिका ईरान पर और बड़ा और कड़ा एक्शन लेने जा रहा है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खरगद्वीप पर कब्जे की योजना बना रहे हैं ताकि ईरान की लाइफलाइन खरगद्वीप से ईरान को अलग थलग किया जा सके और युद्ध जल्दी खत्म हो सके। अमेरिका अपने मरीन्स को तैयार कर रहा है। इराक में जो अभी लैंड हो रहे हैं स्पेशल फोर्सेस के मरीन्स और ग्रीन बैरेट, तो देखें ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट सोल्जर हैं अमेरिकी फ़ौज के। और कहा यह जा रहा है कि खर्ग टापू को ये लेने की फिराक में है। संकेत है कि इसी मकसद से डोनाल्ड ट्रंप ने अपने मरीन कमांडो को एक्शन प्लान सौंपा है, लेकिन यह एक्शन कब होगा और कितना बड़ा होगा, इस पर कोई भी अमेरिकी अधिकारी बोलने को तैयार नहीं है। दरअसल जानकारों का मानना है कि खरगद्वीप पर एक्शन अमेरिका की मजबूरी है, लेकिन यह एक्शन इतना आसान नहीं है, क्योंकि इसके लिए अमेरिका को पहले ईरान की सेना को और कमजोर करना होगा। ताजा हालात से यह लगता नहीं कि ईरान कमजोर पड़ा है। ऐसे में अमेरिका डिप्लोमेसी का सहारा ले रहा है, युद्ध विराम से इनकार कर रहा है, लेकिन बातचीत के दरवाजे खोले बैठा है। सैन्य दृष्टिकोण से युद्ध खत्म हो चुका है, लेकिन ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को जाम कर रहा है। इस अहम समुद्री मार्ग को खुला रखना बेहद जरूरी है। हालांकि अमेरिका के लिए एक आसान सैन्य उपाय है। तो सारी तैयारियां पूरी हैं, लेकिन खर्ग वाला प्लान क्या है? लाइन बाय लाइन आपको समझाते हैं कि आखिर खर्ग के पीछे चल क्या रहा है। अमेरिका ने आक्रामक प्लान बनाया है। डोनाल्ड ट्रंप बड़ी कार्रवाई की तैयारी में। खबर है कि अमेरिका खर्ग पर कब्जा चाहता है। अमेरिका ने खरगद्वीप पर कब्जे की योजना बनाई है। प्लान पूरी तरीके से लॉक कर लिया गया है। अमेरिका ने इस पर खुलकर कुछ भी नहीं बोला और इस योजना के तहत अमेरिका ने अपने मरीन सैनिक भेजे। तकरीबन 3000 सैनिकों की जो एक टुकड़ी है जल्दी वहां पहुंच जाएगी। अमेरिका का मानना है कि खर्ग पर कब्जे से ईरान पर दबाव बनेगा और नतीजा यह होगा कि ईरान हॉर्मुज जल डमरूबंद क्षेत्र जो है वहां पर उसे रिलीज करने के लिए मजबूर हो जाएगा। यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की जो गर्दन ईरान ने पकड़ रखी है उसमें थोड़ी ढिलावट होगी। ईरान ने दुनिया भर के तेल टैंकरों को रोक रखा है। फिलहाल ईरान की इस कार्रवाई से दुनिया भर में तेल के दाम में तेजी से इजाफा हो रहा है। एक्शन की वजह से गैस के दामों में भी तेजी आ गई है। हॉर्मुज के रास्ते दुनिया भर का लगभग 5वां हिस्सा गुजरता है तेल का, लेकिन ईरान के एक्शन की वजह से आवाजाही ब्लॉक हो गई है और इसकी वजह से दुनिया भर में अमेरिका की किरकिरी हो रही है। इसलिए ट्रंप ने सीधे ईरान के तेल भंडार पर एक बड़ी चोट की प्लानिंग कर ली है। खबर क्या है? खबर यह है कि अमेरिका का जो मकसद है उस मकसद से उन्होंने 3 युद्धपोत रवाना कर दिए हैं। हालांकि अमेरिकी प्रशासन इस पर कुछ भी खुलकर बात नहीं कर रहा। पश्चिमी मीडिया का मानना है कि खरगद्वीप पर कब्जा काफी जोखिम भरा है और ऐसे में अमेरिका पहले खरगद्वीप के पास ईरान के तटों पर हमले की योजना बना रहा है और उसके बाद जैसे ही उस इलाके से ईरान की पकड़ ढीली पड़ी, खर्ग पर कब्जा तय है। चलिए हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से जो स्थिति है खाड़ी में खरगद्वीप को लेकर, उसके बारे में एक विस्तार से चीजें हम बताने जा रहे हैं। खरगद्वीप फारस की खाड़ी में स्थित है। जरा जानिए इसके बारे में, जो खर्ग के तट से 15 किलोमीटर की दूरी पर है और यहां ईरान का सबसे बड़ा तेल भंडारण है। ईरान यहां से 90% कच्चा तेल निर्यात करता है। खर्ग पर कब्जा हुआ तो ईरान की कमर टूट जाएगी और इसके बाद ईरान सरेंडर की स्थिति में भी आ सकता है। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि मेजर समरपाल तुल क्या बता रहे हैं, डिफेंस एक्सपर्ट इस बारे में क्या सोच रहे हैं। देखिए अमेरिका अपने मरीन्स को तैयार कर रहा है। इराक में जो अभी लैंड हो रहे हैं स्पेशल फोर्सेस के मरीन्स और ग्रीन बैरेट, तो देखें ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट सोल्जर हैं अमेरिकी फ़ौज के। और कहा यह जा रहा है कि खर्ग टापू को ये लेने की फिराक में है। तो मुझे पूरा यकीन है
कि खर्ग आइलैंड को लेना कुछ इतना मुश्किल नहीं साबित होने वाला है अमेरिकी फौजियों के लिए। ये इसमें एयर ड्रॉप भी करेंगे और इसमें एम्फीबियस लैंडिंग्स भी ज़रूर करके ये उतर तो जाएंगे खर्ग आइलैंड में। पर हमें एक चीज़ के लिए तो रेडी रहना है, तय मतलब कर लेना है कि देखें कैजुअल्टीज़ तो होंगी। युद्ध में जब भी कोई उतरता है तो हम ये नहीं कह सकते कि कहीं पे भी कोई नुकसान नहीं होने वाला है। तो अमेरिका भी तैयार है इसके लिए, इजराइल भी तैयार है। खर्ग आइलैंड ईरान के कोस्ट लाइन से तकरीबन 25 किलोमीटर दूर 22 के और ऑड किलोमीटर का ये एक टापू है। कोरल आइलैंड है तो चारों तरफ गहरा समुद्र है और उन्होंने लंबी लंबी जेटीज बनाई हैं जिसमें जो बड़े बड़े टैंकर होते हैं वो सीधे डॉक कर सकते हैं। 90% ईरान का जो पेट्रोलियम एक्सपोर्ट है वो यहाँ से होता है, इसलिए एक किस्म की इकोनॉमिक लाइफलाइन है ईरान की। हाल में कुछ हमले हुए हैं जिसमें उन्होंने उनके मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को, यूनाइटेड स्टेट्स ने खर्ग आइलैंड में ईरान के मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को, जिसमें उनकी सैम बैटरीज, रडार स्टेशंस और जो कोस्टल बैटरीज, जितना भी मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको बहुत ज्यादा डैमेज पहुंचाया है। और यूएस सेंट्रल कमांड की अगर प्रेस रिलीज देखें तो उनके अनुसार कोई मिलिट्री कैपेबिलिटी खर्ग आइलैंड की डिफेंड करने की नहीं बची है। तो डिफेंस एक्सपर्ट को आप सुन पा रहे थे, लेकिन ईरान की गर्दन पकड़ने के लिए इजराइल और अमेरिका दोनों ही आतुर हैं। हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें। ये देखिए किस तरीके से ईरान को मजबूर किया जा रहा है उन पर अटैक करके कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की गर्दन को छोड़ दे। लेकिन तस्वीर दर तस्वीर आप तस्वीरें बदलते जाइए, तस्वीर दर तस्वीर आप देखेंगे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे जहां पर ईरान ने एक ब्लॉकेज खड़ा रखा है, खबरें तो यहां तक आ गई कि वहां से उन्होंने टैक्स वसूली शुरू कर दी, लेकिन जो तमाशा है उसे खत्म करने की पूरी कोशिश कर दी गई है। लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि कुछ और तस्वीरें हैं जो आपको यह बताएंगी कि यहां पर अमेरिका क्या चाह रहा था। अमेरिका चाह रहा था कि जो नाटो है, नाटो उसे सपोर्ट करे। अमेरिका यह चाह रहा था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कोई युद्ध में आने को तैयार नहीं था। बहुत सारी चीजें हुई और ऐसे में अमेरिका गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने कहा हमें भी मदद नहीं चाहिए। लेकिन इस वक्त जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीर यह बता रही है कि इस नाराजगी में भी एक दरवाजा खुला है, यानी कि सीज फायर हम नहीं करेंगे, बातचीत कर सकते हैं। चलिए उसकी तरफ हम आपको लिए चलते हैं कि आखिर जो बात हमने कही उसके पीछे सच्चाई क्या है। तो सच्चाई यह है कि एक तरफ अमेरिका खर्ग पर कब्जे का संकेत दे रहा है जो आपने देखा, दूसरी तरफ ट्रंप ईरान से बातचीत के भी संकेत दे रहे हैं कि हम बातचीत करने को तैयार हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो ईरान से बात कर सकते हैं, लेकिन ईरान से बातचीत का मतलब युद्ध विराम, सीज फायर नहीं होगा। व्हाइट हाउस में ट्रंप ने कहा कि ईरान युद्ध में हमारा पलड़ा भारी है, यानी कि हम ज्यादा मार रहे हैं ईरान को। जब तक हमारा पलड़ा भारी रहेगा तब तक युद्ध विराम नहीं होगा। हमने ईरान की नौसेना और वायुसेना को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। हमने ईरान के विमान रोधी प्रणाली को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। ट्रंप कह रहे हैं सैन्य ताकत के रूप में ईरान पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो चुका है। ट्रंप कहते हैं कि हम अपने टारगेट को पूरा करने के करीब पहुंच चुके हैं, हम लक्ष्य के बेहद करीब हैं, मकसद पूरा होने वाला है। ट्रंप व्हाइट हाउस में मीडिया से ये बातें कर रहे थे। इधर ट्रंप का लक्ष्य क्या है? ट्रंप का लक्ष्य है ईरान के रक्षा औद्योगिक आधार को नष्ट कर देना, उसे कमजोर करना, ईरान की मिसाइल क्षमता और लॉन्चर को बिल्कुल खत्म कर देना, ईरान को परमाणु क्षमता से हमेशा के लिए दूर कर देना, जरूरत पड़ने पर अमेरिका को तुरंत प्रतिक्रिया लायक बनाना, खाड़ी के अमेरिका सहयोगी देशों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करना, इसके अलावा ईरान की सत्ता में अमेरिका और इजराइल की पसंद को बिठाना। तो ये कहना है। तो कुल मिलाकर हम आपको बता रहे हैं कि अभी तक जो चाहत है ट्रंप की वो यही है कि घुटनों पर ईरान को ले आया जाए। लेकिन इसके अलावा भी कुछ बातें हैं, उसकी तरफ आपको लिए चलते हैं। इस बीच ट्रंप ने एक बार फिर हॉर्मुज पर बयान दिया। ट्रंप ने कहा हॉर्मुज से अमेरिका को कोई नुकसान नहीं है। जिन देशों को हॉर्मुज से नुकसान हो रहा है उन्हें आगे आना चाहिए। ट्रंप ने खास तौर से इस सिलसिले में नाटो देशों का जिक्र किया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा नाटो हमारी मदद कर सकता है, लेकिन उन्होंने अभी तक ऐसा नहीं किया है। ट्रंप ने कहा कि लगता है नाटो में साहस की कमी है। दरअसल नाटो देश एक कागजी शेर है, ये कह रहे हैं ट्रंप। बिना अमेरिकी मदद के नाटो कागजी शेर है। युद्धपोत भेजना आसान था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। ट्रंप ने आगे कहा कि चीन, जापान और कोरिया को आगे आना चाहिए, क्योंकि इन देशों को हॉर्मुज से तेल गैस सप्लाई की जरूरत है।
अगर ये देश मदद को आते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा होगा। तो ट्रंप क्या कह रहे हैं, ट्रंप की जुबान से ये सुनिए कि क्या संदेश दे रहे हैं, खासकर नाटो के बारे में। उनके नेता मारे गए, दूसरे लॉट के नेता भी निपटा दिए गए। ईरान में कोई भी नेता नहीं बनना चाह रहा। हम उनसे बात करना चाहते हैं, लेकिन बात करने के लिए कोई है ही नहीं। हॉर्मुज में साधारण सैन्य कार्रवाई हो रही है। अब ये पहले से अपेक्षाकृत सुरक्षित है। इसके लिए बहुत मदद की जरूरत है। आपके जहाजों की जरूरत है। आपको बड़ी संख्या में सैनिकों की जरूरत है। नाटो हमारी मदद कर सकता है, लेकिन उन्होंने अभी तक साहस नहीं दिखाया है। एक ऐसा समय आएगा जब यह रास्ता खुल जाएगा। लेकिन ये ट्रंप की बात हो गई। डिफेंस एक्सपर्ट और अर्थशास्त्री क्या कह रहे हैं, क्योंकि ब्रिगेडियर वीएस धीमान को सुनना जरूरी है और हमारे साथ जो एक्सपर्ट्स हैं, अर्थशास्त्री हैं, उन्हें भी सुनना, संजीव श्रीवास्तव को भी सुनना जरूरी है। देखते हैं क्या कहते हैं। देखिए, इस वक्त जो युद्ध के हालात हैं उसमें यह बड़ा स्पष्ट है कि उनको युद्ध विराम करना ही पड़ेगा, क्योंकि दुनिया की जो आर्थिक स्थिति है उसके ऊपर इतना ज्यादा फर्क पड़ रहा है कि ट्रंप इस वक्त बहुत जबरदस्त प्रेशर में है। और आपने देखा होगा उन्होंने ईरान को भी अलाउ किया है कि आपके जितने टैंकर्स हाई सी में हैं हम उनको जाने देंगे। और दूसरी तरफ से ईरान ने भी परमिट किया है कुछ टैंकर्स को, जैसे इंडिया के टैंकर्स को। इसलिए हर कोई इस बात पे सहमति बन गई हुई है कि युद्ध जो है विराम होना चाहिए, क्योंकि हालत बहुत खराब है। तो उसकी जो स्थिति है उसमें जो शर्तें रखी गई हैं अमेरिका की तरफ से कि ईरान अनकंडीशनल सरेंडर करे, अनएक्सेप्टेबल। दूसरी तरफ से ईरान का जो मानना है कि यूएसए जो है अपने सारे के सारे बेसिस को 30 दिन के अंदर हटाए और उनको $500 बिलियन की रेपरेशन दे, दैट इज ऑल्सो अनएक्सेप्टेबल। और यहाँ मैं आपको ये बता दूं कि अमेरिका के जो विटकॉफ हैं और ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं रागची, उनका संपर्क बना हुआ है। बैक चैनल डिप्लोमेसी है वो ऑलरेडी ऑन है, चैनल बंद नहीं हुआ है, परंतु उसकी जो शर्तें रखी जा रही हैं वो बिल्कुल ही अनएक्सेप्टेबल है। ये स्पष्ट है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका और नेटो के जो एलाइज हैं उनके संबंधों में अनेक तरीके की विसंगतियां दिखाई देती हैं। ये संबंध तनावग्रस्त दिखाई देते हैं, लेकिन मेरे असेसमेंट के मुताबिक नेटो का जो आने वाला भविष्य है वो बना रहेगा। और वर्तमान समय में जिस तरीके से पूरे विश्व में चाइना, रशिया जैसी जो महाशक्तियां हैं वो अमेरिका की हेजेमोनी को चैलेंज करने की कोशिश कर रही हैं। वेस्टर्न तो बात दुनिया में बढ़ते महंगाई और उसके प्रभावों पर है, क्योंकि सिर्फ युद्ध नहीं हो रहा, तेल की कीमतें और गैस की कीमतों में इजाफा नहीं हो रहा, प्रभाव भी पड़ रहा है। क्योंकि मिडिल ईस्ट में युद्ध चल रहा है, लेकिन G7 देश जो कि ताकतवर भी हैं और आर्थिक तौर पर मजबूत भी हैं, लेकिन सबकी हालत डगमगा रही है, सभी चिंतित हैं। इसके अलावा G7 के बाद एशियाई देशों पर भी असर इसका पड़ रहा है और साफ तौर पर यह भी चाहते हैं कि यह युद्ध कब का खत्म हो जाए, लेकिन ट्रंप फिलहाल नहीं चाह रहे। चलिए, इसके बाद पाकिस्तान में सब कुछ बंद है। इस मिडिल ईस्ट के जरिए जो युद्ध हुआ उसके बाद जो आप पाकिस्तान के हालात देख रहे हैं वो चिंताजनक है। चलिए, हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से G7 हो, एशियान देश हो या पाकिस्तान हो या कोई भी मुल्क हो, इस युद्ध से सबकी परेशानी बढ़ गई है। हालात ये हो गए हैं कि सभी चाहते हैं कि ये युद्ध बंद हो जाए। चलिए, आपको बता रहे हैं कि युद्ध ने वैश्विक अर्थव्यवस्था की नींव को हिला दिया है। दुनिया भर में तेल गैस की किल्लत से हाहाकार मचा है। हॉर्मुज जो क्षेत्र है उससे आयात लगभग पूरी तरह से बंद है। ईरान ने भारत और चीन समेत कुछ देशों को थोड़ी छूट दी है और इसकी वजह से इक्का दुक्का जहाज इस रास्ते से पार हो पा रहे हैं, क्योंकि ईरान ने हॉर्मुज से गुजरने वाले ज्यादातर टैंकरों को रोक दिया। युद्ध लंबा चला तो न केवल एक ऊर्जा आपूर्ति संकट यहां पर पैदा होगा, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल जाएगी, हाहाकार मच जाएगा। G7 दुनिया के 7 ताकतवर देश हैं जिनकी अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत है और तेल संकट ने इन देशों की भी चिंता बढ़ा दी है। जर्मनी की अर्थव्यवस्था ऊर्जा पर बहुत ज्यादा निर्भर है। युद्ध से जर्मनी का जो निर्माण उद्योग है उस पर व्यापक असर पड़ा है। इटली का निर्माण उद्योग भी गैस और तेल की किल्लत झेल रहा है। ब्रिटेन पर ऊर्जा का संकट है, यहां बिजली की कीमतें गैस की कीमतों से जुड़ी हुई हैं। तेल और गैस की किल्लत से महंगाई पर सीधा असर पड़ने लगा है। जापान अपनी 95% तेल पश्चिम एशिया से ही आयात करता है। जापान में खाने पीने की चीजों के दाम जो हैं बढ़ने लगे हैं। अब तक भारत ने सब कुछ कंट्रोल कर रखा है।
भारत में आम लोगों के लिए तेल गैस के दाम नहीं बढ़े हैं। हालात यही रहे तो भारत भी इससे बच नहीं सकता। पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो, मिस्र हो, इन तमाम देशों पर इसका असर शुरू हो गया है। चलिए, आकाश जिंदल कैसे देख रहे हैं इस मसले को, बढ़ती हुई महंगाई को, जिसमें पूरा विश्व समाहित है, सुनते हैं। युद्ध की वजह से हम सब जानते हैं ऑयल एंड एनर्जी की डेफिशिएंसी हो रही है। यूरोपियन कंट्रीज में इंडस्ट्रीज के ऊपर बहुत प्रेशर आ रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। हालात पाकिस्तान, श्रीलंका में भी बहुत बुरे हैं। ऐसे में हिंदुस्तान की इकॉनमी के ऊपर भी प्रेशर आने की संभावना है। अगर युद्ध और एस्केलेट होता है और बढ़ता है तो हिंदुस्तान में इन्फ्लेशन और बढ़ सकती है, जीडीपी ग्रोथ कम हो सकती है, करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ सकता है, फिस्कल डेफिसिट बढ़ सकता है और युद्ध ज़्यादा बढ़ जाने के केस में अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ सकती है। हालांकि हमारी हिंदुस्तान की सरकार क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए पूरे यत्न, पूरे एफर्ट कर रही है, बट आज मेरे हिसाब से और भी कुछ रिक्वायरमेंट है। आज अगर युद्ध और बढ़ता है, हालात और ख़राब होते हैं, तो सबसे पहले मैं सरकार से एक्सपेक्ट करूंगा कि जो पेट्रोल डीजल के दाम ना बढ़ने दे, मार्केट लिंकिंग का जो कंसेप्ट है कुछ समय के लिए उसको ड्रॉप कर दिया जाए। लेकिन उस संकेत को देखना जरूरी है कि जब पूरा विश्व तेल संकट से गुजर रहा था, सभी के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के दरवाजे बंद थे, लेकिन भारत के लिए, भारत के तिरंगे के लिए सब कुछ खुला था। तस्वीरें आप देखिए, नंदा देवी, हॉर्मुज से भारत जब इसकी वापसी हुई तो तेल लेकर ये सामने आता है। तेल और गैस की कोई कमी नहीं होती है और ये भारत की कूटनीति, जो कि बैलेंस्ड कूटनीति है, उसका प्रदर्शन था। शिवालिक को देखिए, हॉर्मुज के रास्ते ही एलपीजी लेकर ये पहुंचता है भारत के तट पर। कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है, ईरान कहीं कुछ नहीं टोकता। जगलाटकी को देखिए, हॉर्मुज के रास्ते इसका भी प्रवेश होता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ भारत के लिए सुगम होता चला जाता है। तो ये तस्वीरें बता रहे हैं आपको। लेकिन ईरान से पाबंदी हटी क्योंकि भारत ईरान से अब तेल खरीदेगा और ट्रंप ने ये कहा है कि ठीक है, ईरान से आप आयात कर सकते हैं, ईरान से तेल ले सकते हैं और इसकी जो छूट है वो दी जाती है। तो हम आपको बता रहे हैं कि ईरान से तेल खरीदने को लेकर के अब जो परमिशन वाली बात है उसको लेकर के देश में भी पॉलिटिक्स अलग तरीके की हुई। लेकिन अब ये देखना है, हम आपको बता रहे हैं कि आखिर इसमें नया डेवलपमेंट क्या है। चलिए, हम आपको बता रहे हैं कि अमेरिका ने एक बड़ा फैसला लिया है। फैसला क्या है? ट्रंप सरकार ने ईरान से सैंक्शंस हटा लिए हैं। ट्रंप प्रशासन ने तेल खरीद पर 30 दिन की छूट दी है। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ईरान किसी को तेल बेच सकता है और दुनिया का कोई भी जो देश है ईरान से तेल आयात कर सकता है, खरीद सकता है। ट्रंप सरकार के मुताबिक तेल की यह खरीद केवल 19 अप्रैल तक होगी और यह छूट केवल समुद्र में मौजूद ईरानी तेल के टैंकरों के खरीद के लिए ही होगी। अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने आज इसका ऐलान कर दिया है। स्कॉट के मुताबिक इसके तेल की कीमतें काबू में रहेंगी इससे, क्योंकि ग्लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल $110 पर है, जबकि जंग शुरू हुई थी क्रूड ऑयल $70 पर था। सैंक्शन हटाने से 14 करोड़ बैरल सप्लाई बढ़ेगी। अमेरिका ने अब तक ईरान पर सैंक्शन लगा रखा था। अमेरिका ने परमाणु कार्यक्रम को देखते हुए इसे सैंक्शन लगाया था, जिसके बाद भारत ने ईरान से तेल लेना लगभग बंद कर दिया था। लेकिन अमेरिका के इस फैसले के बाद भारत की राह आसान हो गई। खबर है कि अब भारतीय रिफाइनरियां तेल खरीद की योजना बना रही हैं और इस बीच खबर है कि सरकार के स्तर पर इस सिलसिले में विचार भी हो रहा है, जिसका मतलब है कि जल्द ही ईरान से तेल खरीद की जो इजाजत है, परमिशन है, वो मिल सकती है। और जैसे ही ये इजाजत मिलेगी, भारतीय रिफाइनरियां अपना ऑर्डर प्लेस करेंगी और इसका फायदा ये होगा कि भारत में तेल की सप्लाई बढ़ेगी, दाम जो है वो कंट्रोल में रहेंगे, यानी काबू में रहेंगे। तो हम आपको बताते हैं, आकाश जिंदल जो कि अर्थशास्त्री हैं, कैसे देख रहे हैं, क्योंकि भारत के लिए ही नहीं सभी के लिए दरवाजा ईरान का खुला है। यूएस ने ईरान के ऊपर टेम्पररी जो पाबंदी हटाई है, रिमूव की है, चाहे यूएस का मकसद उसके पीछे दुनिया में पॉजिटिव इमेज लेना हो, बट ये कदम हिंदुस्तान के लिए बहुत प्रैक्टिकली बेनिफिशियल होगा। यूएस का टारगेट ग्लोबल इकॉनमी में एक बढ़िया इमेज बनाने का है, बट कहीं ना कहीं यूएस के ना चाहते हुए भी ये कदम हिंदुस्तान को बहुत फ़ायदा दे जाएगा। देखिए, ईरान हमारा बहुत बड़ा सप्लायर है। ईरान से सप्लाई हमें बहुत जल्दी आ सकती है क्योंकि रूट छोटा है। ईरान से हम सप्लाई लेते रहे हैं और हिंदुस्तान में जो एनर्जी डेफिशिएंसी का संकट है वो तो मात्र शॉर्ट टर्म ही है। तो
शॉर्ट टर्म के लिए ये पाबंदी हटाई गई है और ये संकट भी शॉर्ट टर्म है। तो ऐसे में जब ईरान से सप्लाई आएगी, चाहे ट्रांजिट वाले ऑयल की सी, तो उसमें एक तो हमारे यहाँ एनर्जी की डेफिशिएंसी होने की संभावना कम है, दूसरा ऑयल के प्राइसेस ज़्यादा बढ़ने का जो रिस्क है वो भी नहीं रहेगा। हालांकि इस खबर से खासकर भारतीय जो कि पेट्रोल पंप पर कतार में लगे थे, उन्हें ऐसा लग रहा था कि तेल की कमी हो जाएगी, उन्हें राहत मिली है और सरकार इस पर, हरदीप पुरी इस पर फैसला ले रहे हैं, बैठ रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं और सरकार अभी चिंतित नहीं है क्योंकि हमारे पास सभी संसाधन मौजूद हैं। लेकिन इसके अलावा गैस सिलेंडर को लेकर जो चिंता है वो अभी व्याप्त है, लेकिन लोगों को कहा गया है कि आप इसमें मदद कर सकते हैं, आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं। चलिए हम आपको बता रहे हैं कि अपने अंदर होती है इच्छा शक्ति कि आप कैसे चीजों को बदल सकते हैं। भारत में फिलहाल महंगाई जो है काबू में है। अब तक केवल प्रीमियम पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, महंगाई आगे भी काबू में रहेगी कहना मुश्किल है क्योंकि भारत को तेल गैस बाहर से लाना पड़ता है, आयात करना पड़ता है। भारत बड़ी मात्रा में कच्चा तेल आयात करता है, लगभग 85 से 88% हिस्सा आयात किया जाता है। 2023-24 में 232.5 बिलियन मीट्रिक टन आयात किया गया था। भारत में रोज कच्चे तेल की खपत लगभग 55 लाख बैरल है। रूस, इराक, सऊदी और यूएई से आयात तेल को किया जाता है और भारत में प्राकृतिक गैस का खपत भी बढ़ा है। भारत में रोज 190 मिलियन घन मीटर गैस खपत होती है। 50% से ज्यादा हिस्सा एलएनजी के रूप में आयात होता है। इसका बड़ा हिस्सा कतर, यूएई और ओमान से आता है, लेकिन ये इलाके काफी संवेदनशील हैं। भारत में 55 लाख सिलेंडर की रोज खपत है और भारत एलपीजी खपत का 60% हिस्सा आयात ही करता है। इसका लगभग 90% हिस्सा हॉर्मूज के रास्ते भारत में प्रवेश करता है। तो अब देखिए कि किस तरीके से हमें आपको देश को चलाना है, क्योंकि हमारी इच्छा शक्ति से ही देश आगे बढ़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज की दूसरी बड़ी खबर के साथ। और बड़ी खबर यह है कि ईद की मुबारकबाद सबको, लेकिन हुआ क्या उन तस्वीरों के जरिए देखते हैं। इस पर लाइए जरा। ईद में योगी को चैलेंज कुछ लोगों ने कर दिया। ईद के दिन योगी को चैलेंज, तस्वीर दिखाइए सबसे पहले। और तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं और ये बताने जा रहे हैं कि किस तरीके से ईद में योगी को चैलेंज किया गया। सबसे पहले उसकी एक झलक देखिए। भारतीय जनता पार्टी कहाँ तनाव न पैदा कर दी, ये सोचना है। पूरे देश में कोई कानून व्यवस्था की कोई व्यवस्था नहीं बची। तो युद्ध में ये नहीं होना चाहिए था, युद्ध में युद्ध नहीं होना चाहिए था यहां, लेकिन हुआ। मथुरा हाईवे पर हंगामा क्यों हुआ? फरसा वाले बाबा की मौत हो जाती है, लेकिन फरसा वाले बाबा की हत्या हुई ये अभी जांच का विषय है। लेकिन रणक्षेत्र में मथुरा हाईवे तब्दील हो गया। लोग काफी गुस्से में थे, उन्होंने पुलिस पार्टी को भी निशाना बनाया। पुलिस वहां पर पहुंची थी समझाने के लिए लोगों को, लेकिन पुलिस पार्टी पर ही हमला कर दिया गया। पुलिस खुद को बचाती नजर आई। तूफान को शांत कराने के लिए कोशिश होती रही, लेकिन आखिरकार पुलिस को लाठियां भाजनी पड़ी, लोगों को दौड़ाना पड़ा ताकि भीड़ को खदेड़ा जा सके और व्यवस्था सुचारू बनाई जा सके। लाठीचार्ज की तस्वीरें देख रहे हैं, लेकिन लाठी से भी बात नहीं बनी और आखिरकार पुलिस को एक और कदम उठाना पड़ा। आंसू गैस के गोले दागने पड़े ताकि भीड़ को नियंत्रित किया जा सके। भाग जल्दी, भाग जल्दी, भाग जल्दी, भाग।
बवाल बढ़ता चला गया और बवाल को कंट्रोल करने की सारी चीजें बाधित होती गई, सभी नाकाम रहे। लेकिन मथुरा में कुछ लोग शांति की अपील करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन उनकी सुनने वाला भी कोई नहीं था। जरा देखिए। जैसे ही बाबा की मौत की खबर लोगों को लगी, लोग सड़क पर आ गए उन्हें समझाने के लिए, क्योंकि तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बाबा की मौत पर बवाल मच गया। जो संत की हत्या के बाद हजारों लोग सड़कों पर आ गए और इसका विरोध करने लगे। तो लोग इतने नाराज थे कि पुलिस को भी नहीं छोड़ा, पुलिस वाहन को निशाना बनाया और ये जो पुलिस की जीप है उसे पूरी तरह से डैमेज कर दिया, चकनाचूर कर दिया। ये तस्वीरें भी भैया 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 बच गई गाड़ी, मोबाइल में अरे बहुत गाड़ी। तो पुलिसकर्मी पर नाराजगी और पूरी नाराजगी पुलिस पर लोगों ने दिखा दी और किस तरीके से पुलिस बचती नजर आई। पत्थरबाजी में पुलिसकर्मी घायल हुआ है और ये वर्दी पर जो खून के छींटे हैं उन पत्थरबाजों ने पुलिस पर हमला किया। उसके बाद ईद पर इस बार उत्तर प्रदेश में जमकर बवाल हुआ। मथुरा में गोरक्षा में जुटे बाबा की हत्या से हंगामा मच गया। हाईवे से आश्रम तक कदर का आलम था। योगी आदित्यनाथ की चेतावनी के बावजूद भाईजान ने ईद पर लॉ एंड ऑर्डर से खिलवाड़ किया। कहीं छत से पत्थर बरसाए तो कहीं दूसरों की लड़ाई को अपना बताकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। और इन सब के बीच सियासी खिलाड़ियों ने शांति की अपील के बजाय अपनी रोटियां सेकते नजर आए। सब पता है कि कहां पर काम हो रहे हैं। जब गलत काम हो रहे हैं तो उसी का रिएक्शन दिख रहा है। अब तो हत्या मथुरा में हुई, इससे पहले वाराणसी में हुई, उससे पहले गोरखपुर में हुई। तो ये तो सिलसिला उत्तर प्रदेश में चल ही रहा है। बेटियां सुरक्षित हैं, महिलाएं सुरक्षित हैं। क्या कानपुर में नहीं एक बेटी की हत्या हुई? लखनऊ में नहीं हत्या हो रही? गोरखपुर में नहीं मारा गया? क्या वाराणसी काशी में प्रधानमंत्री के क्षेत्र में नहीं मारा गया, हत्या हुई? और अब मथुरा में सुनने को मिल रहा है। जब पुलिस से काम दूसरा लोगे, आप पुलिस से आप ये काम लोगे कि पॉलिटिकल लोगों को परेशान करो, पॉलिटिकल लोगों पे मोर्चे में लगाओ, तो पुलिस आराम से सोएगी? पुलिस में अपना काम थोड़ी करेगी। पुलिस बीजेपी का काम कर रही है, इसलिए पुलिस अपना काम नहीं कर रही। यूपी में कानून से खिलवाड़ करना मना है। ईद पर बचे कोहराम पर सीएम योगी एक्शन में है। माहौल बिगाड़ने वालों पर अब ठोस एक्शन जारी है। तो हंगामे की तस्वीर आपने देखी, लेकिन हंगामे को जरा समझने की, उसे भांपने की, उसके स्पंदन को समझने की कोशिश कीजिए। चलिए हम आपको बता रहे हैं कि आखिर हुआ क्या मथुरा में। मथुरा में गोरक्षक फरसा वाले बाबा की मौत के बाद बवाल मच गया। समर्थकों का आरोप है कि गो तस्कर ने ट्रक से कुचलकर मार डाला। गुस्साए लोगों ने दिल्ली आगरा हाईवे NH-19 को जाम कर दिया। समर्थकों ने आरोपियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर बवाल काटा। उत्तर प्रदेश की पुलिस प्रदर्शनकारियों पर जमकर पत्थरबाजी करती नजर आई। पत्थरबाजी में उत्तर प्रदेश पुलिस के कई जवान चोटिल भी हैं। पुलिस की तरफ से भी हंगामा करने वालों पर पत्थर फेंके गए। लोगों ने पुलिस की 5 से 6 गाड़ियों को निशाना बनाया, शीशे तोड़ डाले। हालात को काबू करने के लिए पुलिस कोशिश करती रही, लेकिन जब काबू में नहीं आया तो लाठीचार्ज करनी पड़ी और आंसू गैस के गोले दागने पड़े। हाईवे पर लगे जाम को खुलवाने के लिए पुलिस ने लोगों को खदेड़ा। घंटों तक गुस्साए लोगों ने हाईवे पर हाई वोल्टेज हंगामा कर दिया। भीड़ को हटाने में यूपी पुलिस के जवानों के पसीने छूट गए। स्थानीय लोगों ने भी कई बार लोगों से शांति की अपील की, लेकिन जो उग्र लोग थे उसके आगे हर व्यक्ति लाचार था। बहुत मशक्कत के बाद पुलिस ने भीड़ को तितर बितर किया और इसके बाद हाईवे पर यातायात व्यवस्था बहाल हो पाई। तो चलिए हम आपको बता रहे हैं कि देवकी नंदन जो ठाकुर है वो क्या कह रहे हैं। तो देवकी नंदन ठाकुर ने इस पर साफ ऐतराज जताया है, लेकिन वो भी कह रहे हैं कि आखिर गोरक्षकों का हत्यारा कौन है इसका पता चलना बेहद ही जरूरी है। देखिए, मथुरा में फरसा वाले बाबा, आज गौ तस्करों ने उनकी हत्या कर दी। कुछ दिन पहले गोवर्धन में गौ हत्या की बात सुनी थी, फिर कुछ दिन पूर्व वृंदावन के आसपास गौ हत्या की बात सुनी थी। आज फिर से यही घटना सुनने को मिली और आज तो गौरक्षक बाबा को मार ही दिया गया। अब ये घटना है कि सोची समझी हत्या है
इसकी जांच होनी चाहिए और इस घटना में जो लोग सम्मिलित हैं उन पर कठोर कार्रवाई होगी। तो सिर्फ मथुरा हाईवे की बात नहीं है, मथुरा हाईवे से आपको आगे लिए चलते हैं। बवाल एक जगह नहीं हुआ, कई जगह पर देश में बवाल हुए हैं। जरा देखिए मथुरा पुलिस पब्लिक में जो झड़प हो रही थी उसकी तस्वीर पहले देखिए कि किस तरीके से हंगामा हो रहा है और जो साधु संत समाज है वो भिड़ चुका है। तो ये लोग जो गदर काट रहे थे, जो बवाल मचा रहे थे, पुलिस ने उन्हें चिन्हित करना शुरू किया। अब उन्हें उठाने की बारी थी कि जो लोग इस तरीके के पत्थरबाज हैं और हालात को बिगाड़ते हैं उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित होनी चाहिए। पुलिस ने एक्शन लेना शुरू कर दिया। ये आप देख पा रहे हैं कि योगी फोर्स एक्शन में है और पुलिस ने साफ तौर पर कह दिया है कि जो भी लोग इसके पीछे हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। सुनिए। प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है। अपराधियों को खत्म करने वाले हम हैं, आप नहीं है। आपने ईंटें चला के हमारे ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है और जिन्होंने काम किया है वो मैं 100% कहता हूँ सनातनी नहीं है, धर्म के विरोधी हैं, जिन्होंने रक्षकों पे हमला किया है। तो पुलिस का एक्शन आपने देख लिया, पुलिस ने किस तरीके से एक्शन लिया, साफ अनाउंसमेंट कर दी। लेकिन फरसा वाले बाबा के जो गौशाला है वहां भी समर्थकों की भीड़ डटी रही। आखिर हत्या किसने की? और उसके बाद आप देख पा रहे हैं कि घर की छत पर भी लोग बैठे हुए हैं जो उनके समर्थक हैं, जिनकी संख्या हजारों में है। चलिए, ये भीड़ आप देख पा रहे हैं उन समर्थकों की। लेकिन बाबा की मौत हुई, हत्या हुई, कैसे हुई? मथुरा की सड़क पर ये ट्रक चालक की मौत हो जाती है। इसी ट्रक से बताया जा रहा है कि बाबा को टक्कर मारी गई, लेकिन उसके बाद ये खुद हादसे का शिकार हो गया और बताया जा रहा है कि इलाज के दौरान इसके ड्राइवर ने भी दम तोड़ दिया। तो फरसा वाले बाबा की हत्या हुई, किसी ने जानबूझकर टक्कर मारी, हुआ क्या था इसकी पड़ताल चल रही है, जांच जारी है। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि पत्थरबाजी जो लोग कर रहे थे अब तक कितनी गिरफ्तारियां हो पाई। तो हम आपको बता रहे हैं कि मथुरा के फरसा वाले बाबा का नाम चंद्रशेखर था। जो उनकी पहचान थी ब्रज क्षेत्र में एक निडर निर्भीक गोरक्षक की थी। हमेशा हाथ में फरसा लेकर गोवंश की रक्षा करते थे। मथुरा के अंजनोक में फरसा वाले बाबा रहा करते थे। पुलिस के मुताबिक बाबा ने एक संदिग्ध वाहन को रोका था। उन्हें शक था कि ट्रक से गाय की चोरी की जा रही है। इसी दौरान पीछे से आ रहे दूसरे ट्रक ने उन्हें कुचल दिया और हादसे में फरसा वाले बाबा की मौत हो गई। यह कहानी है। पुलिस का दावा क्या है? पुलिस का दावा है कि ट्रक में गाय की तस्करी नहीं हो रही थी। इस घटना में घायल ट्रक चालक ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। बाबा का अंतिम संस्कार उनके गौशाला आश्रम में कर दिया गया है और इस दर्दनाक हादसे पर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान ले लिया। उन्होंने पुलिस प्रशासन को सख्त निर्देश दिए हैं कि आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। सीएम ने कहा कि दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। चलिए, जो वरीय पुलिस अधीक्षक है मथुरा के और जो डीएम है, क्या कह रहे हैं इस पूरे मामले पर? अब तक का अपडेट उनसे बेहतर कोई नहीं बताएगा। चंद्रशेखर और फरसा बाबा ये थाना कोसी क्षेत्र में इनके द्वारा एक गाड़ी रुकवाई गई थी आशंका के आधार पर। एक कंटेनर जो कि नागालैंड नंबर का था। कल रात्रि में काफ़ी घना कोहरा था, तभी पीछे से आ रही एक राजस्थान नंबर की ट्रक के द्वारा इनको टक्कर मार दी गई, जिससे कि इनकी मृत्यु हो गई। जो अनुयायी हैं उनकी मांग थी कि एक तो ये गायों का क्या होगा, बाबा जी नहीं है, तो मैं सभी जो निराश्रित गौवंश हैं उसकी सरकार पूरी जिम्मेदारी लेती है। मैं जिम्मेदारी लेता हूं। मैंने बीडीओ और एसडीएम को बता दिया है। आज से इस गौशाला में जितने भी गौवंश हैं उनका खाने पीने के और उनके इंतजाम की व्यवस्था। तो जैसा कि हमने कहा था कि केवल मथुरा तक बात रहती तो एक बात, लेकिन बात आगे निकल गई और संभल में क्या हुआ उसकी तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। संभल में ईद के दिन पत्थरबाजी हुई है, पत्थर बरसे हैं, लोग रेलिंग पर खड़े होकर पत्थर बरसा रहे थे।
लेकिन हंगामा कैसे हुआ? हंगामे के बीच पिस्टल का प्रदर्शन होता है, संभल में आपस में भिड़ंत हो जाती है और आपस में ही मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं एक दूसरे से भिड़ जाते हैं। ये जो है देखो ब्लैक कुर्ते में जो है, ये देखो इसके पास तमंचा है, ये देवाजी कर रहे हैं इधर। और चलिए इसके बाद बागपत की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बागपत में कब्रिस्तान में आपस में ही भाईजान भिड़ गए। ये कब्रिस्तान है और ये बागपत का बड़ौत है, जहां पर कब्रिस्तान में जमकर लात घूंसे चल रहे हैं। तो काशी में आपने देखा कि किस तरीके से गंगा को पवित्र करने की कोशिश की गई, लेकिन श्रावस्ती, उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में भी कुछ ऐसा ही हुआ। वहां भी नदी को अपवित्र करने की कोशिश की गई और आप देख पा रहे हैं ये तस्वीरें। तो कोई कसर नहीं छोड़ी गई, क्योंकि ईद मीठी ईद थी, लेकिन मीठी रह नहीं पाई। कहीं आपस में भिड़ गए, कहीं पत्थरबाजी करने लगे, कहीं रोड़ेबाजी होने लगी। ईद से पहले माहौल खराब करने वालों को सीएम योगी ने वार्निंग दी थी। कहा था रंग में भंग डालने वालों को कठोर दंड दिया जाएगा। इस चेतावनी के बावजूद ईद पर कानून को चैलेंज किया गया। संभल में ईद की नमाज के बाद पत्थरबाजी की गई। आधे घंटे तक मुस्लिम मोहल्ले में अफरा तफरी का माहौल रहा और इस दौरान मुस्लिम युवकों ने तमंचा लहराया। योगी फोर्स के आने के बाद हालात को काबू में किया गया। संभल में अमेरिका के खिलाफ मौलानाओं ने नारेबाजी की, जिसका समर्थन सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क ने किया। और इसके अलावा बागपत के बड़ौत में मारपीट हो गई। नमाज के बाद मुस्लिम युवकों ने आपस में ही लड़ाई शुरू कर दी। श्रावस्ती की तस्वीरें आपने देखी। नदी को अपवित्र करने की कोशिश हुई। मुस्लिम युवकों ने सोनपथरी आश्रम के पास गुजरने वाली नदी में नॉनवेज फेंका, माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। यूपी पुलिस ने इन उत्पातियों की तलाश अब शुरू कर दी है। चलिए हम आपको बता रहे हैं कि आखिर इस पूरी घटना के बाद जियाउर रहमान बर्क क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। ये अधिकार है, हमारा हक है और हम अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज कराने के लिए कोई सरकार नहीं रोक सकती। और जो लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है, ये हमारा अधिकार है कि हम लोग अपना मजम्मत कर सकते हैं। और चलिए संभल के बाद आपको देश की राजधानी लिए चलते हैं। यहां भी माहौल शांत नहीं रहा, क्योंकि उत्तम नगर दिल्ली की तस्वीर आप देख पा रहे हैं। नमाज को लेकर हिंदू और मुस्लिम पक्ष आपस में भिड़ गए। और इसके बाद उत्तम नगर में क्या, पुलिस ने सभी मस्जिदों पर पर्दा लगवा दिया। यानी कि आप नमाज अदा कीजिए, लेकिन उसके ऊपर से पर्दा ढका हुआ था ताकि नमाजियों पर किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। ये देखिए मस्जिद को ढक दिया गया। इसके बाद की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हिंदू संगठनों ने इसका हनुमान चालीसा पढ़कर जवाब दिया। जब मस्जिदों को ढका गया, इधर हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया गया। तो यहां तो बड़े बड़े स्पीकर लगाए गए, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर बजने लगा। यानी कि जवाब, आरोप प्रत्यारोप होते रहे, जवाब दिया जाने लगा। लेकिन इसके अलावा क्या जानकारियां हैं? जानकारी है कि होली हिंसा का असर दिल्ली के उत्तम नगर में ईद पर दिखा। तरुण हत्याकांड के बाद से उत्तम नगर में तनाव है। हिंदुवादी संगठनों ने नमाज का जोरदार विरोध किया। विरोध प्रदर्शन के दौरान दोनों पक्ष आमने सामने आ गए, लेकिन दिल्ली पुलिस की मौजूदगी से यह मामला शांत हो गया। नमाज के विरोध में हिंदू संगठनों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। हालांकि पुलिस ने प्रदर्शन में शामिल लोगों को अपने कब्जे में लिया। ईद पर 400 जवानों की तैनाती दिल्ली सरकार ने की थी। संवेदनशील जगहों पर सीसीटीवी लगाकर निगरानी की जा रही है। अफवाह या फिर गड़बड़ी फैलाने वालों पर प्रशासन की नजर है और लोगों से प्रशासन ने शांति बनाए रखने की अपील की है कि आप शांत रहें तो बेहतर होगा। तो हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से कुछ और तस्वीरें हैं, जिसकी तरफ हम आपको लिए चलते हैं, क्योंकि भारत की भी बात हो रही है और बाहर की भी बात हम जरूर करेंगे। फिलहाल दिल्ली की तस्वीर आप देखिए। आपकी दाल उत्तम नगर में नहीं गली, यहां पहुंचे थे, ये मातम पुरसी करने पहुंचे थे। तो ईद को ईद नहीं रहने दिया गया। खुद जिन्होंने ईद बनानी थी उन्होंने ही सब कुछ खत्म कर दिया। आज के सूत्र की बात करते हैं। आज नवरात्र का तीसरा दिन है। मां चंद्रघंटा की आराधना हो रही है। मां चंद्रघंटा की आराधना में ही जीवन का सूत्र छिपा हुआ है। सूत्र यही है कि जैसे मां की छवि है जो आत्मविश्वास और साहस की प्रतीक है, जो जीवन में भय, दुख और नकारात्मक शक्तियों से सभी को दूर करती हैं,
उसी प्रकार मां की भक्ति को आधार बनाते हुए हम सभी अपने जीवन में साहस और सद्मार्ग पर चलकर सभी बाधाओं से मुक्ति पा सकते हैं। तो जीवन का सूत्र ही है। तो आज के लिए भारत की बात पे बस इतना ही। आप जहां भी रहें, मस्त रहें, मगन रहें, अपनों के साथ रहें और देश की भावना को सर्वोपरि रखें। जय हिंद। चमकी चाट से क्या बना है? सैंडविच, लस्सी और छाछ और हर घूंट में चमकी चाट, ड्राई फ्रूट और दही बड़े। चमकी चाट से स्वाद बढ़े। असली स्वाद सिर्फ चंकी चाट।